नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कोरोना महामारी से जो विश्वव्यापी एक महामारी थी, इससे पूरे संसार को किस प्रकार से त्रस्त किया है। पूरे संसार में अधिकांश देशों में लॉकडाउन हुआ, पूरे देश की अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तहस-नहस हुई, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, काम धंधा बंद हुई, व्यापारों में आर्थिक पूरा जनजीवन, लोगों का, आम जनता का सारा जनजीवन और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। और बहुत ये है कि एक प्रकार से भले ही ये शताब्दियों में इस प्रकार की त्रासदी आती है, पर इस त्रासदी ने पूरे संसार को एक प्रकार से चूल्हे हिला दी लोगों की। ये जो महामारी का जो हम बता रहे हैं, अभी महामारी भी बता रहे हैं, ये एक प्रकार से जैविक हमला भी बताया जा रहा है। अभी संसार के तमाम लोग इस पे एक मत नहीं है कि है क्या ये पहली लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी, तीसरी आएगी, या कहाँ तक अंतहीन लहरें आएगी। इसी कोरोना महामारी 2020 के बाद जो ये एक प्रकार से त्रासदी चली, उसके बाद पहली बार हमारे साथ हैं अभिराज शर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी से, बनारस से हमारे मित्र हैं। अभिराज शर्मा जी, आपका स्वागत है इसमें। और भारतीय भाषा आंदोलन के महासचिव हैं और अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सोच रखते हैं और अपने कई विधाओं में पारंगत हैं। पर लॉकडाउन से वो भी दिल्ली में जो अपना व्यवसाय चलाते थे, यहाँ पे तकनीकी व्यवसाय थे, तो उसको छोड़ के उन्हें अपने क्षेत्र जाना पड़ा, गांव में बच्चों को लेके। नाना प्रकार के किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो वहाँ जाने के बाद अब पहली बार ये अगस्त महीने में दिल्ली आए और दिल्ली में आने के बाद वो अपना काम धंधे को किसी ढंग से पटरी पे ला रहे हैं। आज पहली बार मुलाकात हुई, तो शर्मा जी आपका स्वागत है। और तो जैसे हमने बताया कि ये कोरोना महामारी का जैविक है, इससे विश्व में 24,71,67,685 लोग आज 31 अक्टूबर तक प्रभावित हुए, पीड़ित हो गए। उनमें से 50 लाख, जो सरकारी आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, 50 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 50 लाख लोग मारे जा चुके हैं। उसमें से 22,38,95,890 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए। इस त्रासदी से पूरा विश्व इस प्रकार से पीड़ित रहा कि ये कहा गया है कि ये चीन द्वारा वुहान लैब में जैविक हथियार वहाँ से बनाए और उसने इस प्रकार से पूरे विश्व में प्रहार किया। सारे संसार का अर्थव्यवस्था एक प्रकार से जमींदोज हो गई। करोड़ों लाखों लोग मारे जा चुके हैं और पूरे व्यवस्था, अमेरिका में ही 7 लाख लोग मारे गए, भारत में 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास लोग मारे गए, ब्राज़ील में 6 लाख और ब्रिटेन में 1.5 लाख के आसपास, रूस में 2,37,000 और फ्रांस में 1,17,000, मैक्सिको में 2,98,000 और इसके बाद पेरू में 2 लाख और केवल चीन में, जहाँ से ये बीमारी उभरी थी, वहाँ केवल 4,636 लोग मरे। तो इसका मतलब एक साफ है, इस पूरे उसके घटनाक्रम में चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी, चीन में नुकसान नहीं हुआ। चीन ने अन्य देशों में जो सहायता भेजी, उससे
उसकी दवाइयों में और उसके सामान जो भेजे मेडिकल, उसमें जिस देश में भेजे उस देश ने, अधिकांश देशों ने वापस की, कमजोर चीज थी। तो आखिर वो चीन में क्यों प्रभावी नहीं हुआ? तो लोगों की किस प्रकार से अभी भी लोग उभर नहीं पाए, अर्थव्यवस्थाएं उभर नहीं पाई। सरकार ने भले ही राशन अभी नवंबर महीने तक पर परिवार एक प्रकार से सहायता के रूप में दे रहे हैं, परंतु राशन से ही जीवन नहीं चलता। और हम अभिराज शर्मा जी हैं, तो अभिराज शर्मा जी बताएंगे आम जनता को किस प्रकार की परेशानी का झेलना पड़ा। वो यहाँ से किस प्रकार से, यहाँ से जाने के लिए जब वो गांव गए तो जाने के लिए संसाधन नहीं थे, किसी प्रकार से प्रबंध करके गांव गए, किस ढंग से रहे, वहाँ क्या देखा, उसके बाद क्या महसूस हुआ। श्री शर्मा जी। हालात बहुत ही अच्छे नहीं माने गए। हम लोग किसी तरह से अपने जन्मभूमि गांव पहुँचे वाराणसी। वहाँ पर जाने के बाद भी लोगों के अंदर जो भय थी, लोग वहाँ भी बीमार हो रहे थे। इस बीमारी को लेकर के लोग आए दिन कुछ न कुछ बीमार होते थे, कुछ न कुछ जो है लोग मरते ही रहते थे। यहाँ तक कि जो वहाँ के प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हैं, उन मरीजों को अगर जान लेते थे कि ये मरीज़ कोरोना का है तो लेते ही नहीं थे, भर्ती ही नहीं लेते थे। वो पोजीशन में हमारे गांव में ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद भी लोग अपना व्यवस्था करते रहे। आगे जो काम धंधे से लोग वंचित हैं, जिनका काम छूट गया, जो लोग घर चले गए या जो लोग फिर वापस आकर के अपना काम जमाना चाहते हैं, या जिनका काम जैसे था कोरोना से पहले जो सामान्य अवस्था में था वो आज भी असामान्य अवस्था में है। कभी कोई निश्चितता उनके काम में, धंधे में, व्यापार में या किसी भी तरह से वह रोज़मर्रा के जीवन की पूर्ति के लिए सामान्य महसूस अभी नहीं कर रहे हैं। यह कब तक सामान्य होगा, यह हालात कब हमारे देश में एक सामान्य तौर से जनजीवन के रूप में चलेगी, यह कोई निश्चित नहीं नज़र आ रहा है। और सुनने में फिर आ रहा है कि नहीं, नवंबर के बाद एक तीसरी लहर भी आएगी, उसमें भी जो है और लोगों को भय पैदा कर रही है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो काम के उभार के नतीजा थे वो अभी गिरने की संभावना बनी जा रही है। रावत जी भी इस विषय पर बहुत चर्चा करते रहते हैं, हम लोग भी करते रहते हैं, देश के विचार विमर्श में हम लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन सामान्यता की तरफ जनजीवन कब आएगा, यह हमारे सरकार या जो भी वर्ग है इस पर नियंत्रण कर रहा है, उसे सोचने की ज़रूरत है। जो शर्मा जी ने प्रश्न उठाया कि आखिर आम जनजीवन, ये व्यवस्था फिर भी एक पटरी पर कैसे आएगी, आम जनता को सुरक्षा महसूस कब होगी कि पहले की तरह वो जनजीवन, कोरोना काल से पहले की तरह जनजीवन चल सके। सरकारें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई भत्ता दे देती है, उनको एक निश्चित राशि का वेतन मिलता है, उनके परिवारों के कल्याण का मिलता है। पर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, अधिकांश देश में असंगठित क्षेत्र के लोग जीवन यापन करते हैं, वो इस महामारी से त्रस्त होकर जब पटरी से नीचे है, केवल राशन से ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई का है, कई चीज़ें हैं, मकान का किराए का है, व्यवसाय के आगे बढ़ाना है, कर्मचारियों की वेतन है, से लेकर आम आदमी का ईंधन से लेकर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आम सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। सबसे हैरानी की बात है कि जो सरकारें, जो पार्टियां विपक्ष में रहती थी, महंगाई के खिलाफ बोलती थी, अब सत्ता पक्ष में आने के बाद वो महंगाई पे बात करने वालों को पे अंगुलियां उठाती हैं। तो आम जनता एक तो कोरोना की उससे त्रस्त है, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, किस प्रकार से होगा। आखिर ये लहरें गिनते रहेंगे लोग, गिनने के लिए अभिशापित रहेंगे, ये क्या होगा।
तो ये एक अनिश्चितता का वातावरण है। ये तीसरी लहर है, ये आगे भी आती रहेगी। एक लोगों के बीच में ये भ्रम है कि ये जो मेडिकल माफिया है, देश में सबको स्वास्थ्य देने की जो काम करना चाहिए था सरकार को, वो अभी तक अंग्रेजों के जाने के 75 साल बाद नहीं हो पाया। आम आदमी भेड़ बकरियों की तरह अस्पतालों में जाता है, वहाँ अस्पतालों की रहमो करम में इसमें हमने देखा कि अधिकांश अस्पताल चिकित्सा करने के बजाय केवल नए मरीजों को भर्ती करके पैसे वसूलने में जो निजी अस्पताल थे वो थे। इससे कई बार ये उठता है कि ये अस्पताल का जो प्राथमिक वो है कि जीवन के लिए अत्यावश्यक ये शिक्षा है, ये चिकित्सा है, ये यातायात का है, पानी है, बिजली है, इनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण में अधिकांश लोग केवल लाभ की दृष्टि से ही काम करते हैं, मानवीय दृष्टिकोण उनका रहता नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण भी नहीं रहता है, मानवीय दृष्टिकोण। इसलिए भारत जैसे देशों में इसको सरकारी क्षेत्र में करना चाहिए और ये हो कि हर आदमी को निःशुल्क चिकित्सा मिल सके। केवल ये नहीं है कि जो संपर्क और संपन्न आदमी है उन्हीं को ही चिकित्सा मिल सके। तो लोग बहुत त्रस्त हैं। दूसरी ये बात है कि जो ये कब चल रहा है कि ये केवल जैसे टीका लगा दिया, टीका लगाने से अभी शर्मा जी पूछ रहे थे कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ा। इससे केवल एक फर्क पड़ा है कि जो व्यवस्था में जो हमारे स्थापित हुए हैं उसमें बेरोक आदमी टीका लगाने चल जाएगा। दूसरे वो भयमुक्त एक प्रकार से भय जो छाया हुआ था वो दूर हो गया। परंतु सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कल परसों भी इस पर चर्चा हो रही थी कि जो हमारे इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी ने, उसने भी ये कहा कि हमें कम से कम अब नए ढंग से युद्ध के लिए ये जैविक हथियारों से जो लड़ाई जा रहा है उस पर सोचना होगा। किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका तमाम देश इसमें असफल रहे कि जैविक हथियारों के प्रयोग करने वाले देश पे पाबंदी। अगर इस समय चीन पे मजबूती से अंकुश लगता है, जिस प्रकार से ट्रंप कह रहे थे अपने शासनकाल में, अगर नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका का आके उस दिशा में काम करते तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार के जैविक हथियारों का दुरुपयोग नहीं होता। लोगों को इस प्रकार से कोई भी देश अपने निहित स्वार्थ के लिए संसार के लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करता, उस पर अंकुश लगता। तो शर्मा जी इस दिशा में आप क्या कहें? नहीं, ये तो होना चाहिए था पहले से कि ऐसा नियंत्रण पूरे जन समुदाय के हिसाब से पूरे विश्व को इस पर एकत्रित होना चाहिए। और इस तरह का अगर कोई जैविक हथियार का इस्तेमाल जनजीवन को त्रस्त करने के लिए किया है तो उसे बहिष्कृत करना जरूरी है। और जनजीवन को उबारना पूरे सबका यह कर्तव्य बनना है, पूरे विश्व समुदाय का कर्तव्य बनना है कि जनजीवन को सामान्य पटरी पर जल्दी से जल्दी लावे। और ऐसे जो लोग ऐसे देश के जो देश मानवता के खिलाफ यानी कार्य कर रहे हैं उनको नियंत्रित करने का भी काम करे। तो ये एक आज परिचर्चा थी, एक किस ढंग से यहाँ जो पूरे विश्व में एक भयाक्रांत है इस कोरोना से, इस प्रकार की जैविक युद्धों की जो जिस प्रकार से चीन इस समय अंतरिक्ष में और सुपरसोनिक श्रेणी के जो रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में एक नया युद्ध के और पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए निरंतर परीक्षण कर रहा है। अभी भारत ने हाल में पृथ्वी 5 पे, अग्नि 5 पे का परीक्षण किया, वो 5000 सीमा। परंतु चीन कहाँ सुपरसोनिक जो रॉकेट बना रहा है, हथियार बना रहे हैं, और रूस और अमेरिका पहले ही बना चुके हैं। इससे एक अंधी दौड़ होगी और पूरे विश्व में इस प्रकार से एक कठोर कदम उठाने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए था
चीन जो वुहान लैब है, जो इसके जैविक हथियारों का खोज की और बनाने का जिस पे आरोप लगा गया, वहाँ उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेष दल को, जो इस दिशा में जांच करने के लिए गया था, उसको जांच नहीं करने दिया और अन्य संस्थानों को भी नहीं दिखाया। इस प्रकार अगर शुरुआती में चीन पे कठोर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो आने वाले समय में कोई भी दूसरा देश, जिस प्रकार से चीन का अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध हो गया है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से, कोई भी आतंकी संगठन इस प्रकार के जैविक हथियारों का मानवता के पर प्रहार करने के लिए कर सकता है, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए कर सकता है, तो विश्व के तमाम संगठनों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को केवल तमाशबीन और निंदा नहीं करनी चाहिए, अपितु इस प्रकार के देशों को अलग थलग करके दंडित करने के लिए काम करना चाहिए और आम जनता को, ताकि उसका रोजगार, उसकी शिक्षा और उसके जनजीवन को चलाने में सहजता रहे। इसी चर्चा के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।